डिजिटल प्लेटफॉर्म के A2 मैक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं ही अभिनव। कहते हैं कि पोता का जन्म जो होता है वो दादा का दूसरा रूप होता है। आज इसी बात को साबित कर रहे हैं हमारे सिवान के युवा नेता बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष राहुल तिवारी जी। आज हम उनसे बात करने आए हैं। सिवान की जो आगामी विधानसभा जो चुनाव होने वाला है उस पर सिवान को लेकर इनको पार्टी क्या कुछ इनको जिला उपाध्यक्ष होने के नाते टास्क दिया है और क्या कुछ अपने लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और किस तरह से तैयारियों में जुटे हुए हैं। राहुल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सर, ये बताया जी कि 15 साल राजद की सरकार रही और 15 साल जदयू बीजेपी की एनडीए की सरकार रही। अब 50-15 के बाद 2020 का समय है। इसमें क्या लगता है कि सिवान में जब भी चुनाव का बात आता है इसमें सार्वजनिक मुद्दा होते हैं, राजद की विफलताएं मुद्दा होती हैं, तो अब की बात क्या 2020 में कुछ अलग हट के मुद्दा होगा? देखिए, अब सार्वजनिक मुद्दा नहीं है, विकास मुद्दा है। जब लालू यादव को बिहार की जनता ने खिदमत करने का मौका दिया तो आपको ध्यान में होगा कि बिहार में चरवाहा विद्यालय खुले। ये जो सड़कें आज देख रहे हैं ये टूटी फूटी हुआ करती थी, आज बिजली की व्यवस्था नहीं थी। लालू यादव ने बिहार को छत विछत करने का काम किया और जब 2005 के नवंबर में बिहार की जनता ने बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मौका दिया और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी तो बिहार बदला। बिहार की दशा और दिशा दोनों बदली। जिन सड़कों पर 6 बजे शाम के बाद लोग अपने घर में छुप जाया करते थे, अपहरण का माहौल था, भय का वातावरण था, आज उस सड़कों पर 6 बजे के बाद लड़कियां साइकिल लेकर निकलती हैं। यह बिहार बदला है और भारत की पृष्ठभूमि में बिहार का जो नाम आज लोग 15 वर्षों में लालू की सरकार में जो ध्येय और घृणा की दृष्टि से देखते थे, आज बिहार की दिशा और दशा बदली है। बिहार गौरवशाली महसूस कर रहा है। राहुल जी, बिहार तो बदला है, ये आपके विपक्ष के राजद के लोग भी बताते हैं। बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि विकास तो हुआ है, लेकिन आज के डेट में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है रोजगार। और रोजगार को लेकर अभी तक 15 सालों में, और राजद को छोड़ दें तब आपके 15 सालों में कोई इंडस्ट्री देने के काम सरकार ने नहीं किया। इसको किस तरह लेते? देखिए, रोजगार का सृजन बहुत तरीके से होता है। पहले क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन हमारी सरकार जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विभिन्न क्षेत्रों में कार्य हुए। देखिए, मंशा क्या है, व्यक्ति का चरित्र दिखता है उसके मंशा से। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और हमने स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, आप देखिए सरकारी विद्यालय, सरकारी पाठशालाओं में हमने खिचड़ी की व्यवस्था की, लड़कों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की, इन सब मूलभूत संरचनाओं की व्यवस्था हमने की है। और यही कारण है कि आज बिहार बदला है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में। अब मैं आता हूँ रोजगार के क्षेत्र में। मैं बताना चाहता हूँ कि इसी भूमि अधिग्रहण का बिल जो भूमि अधिग्रहण बिल का जो कांग्रेस की सरकार ने विरोध किया था, आपको ध्यान होगा, बोले किसान के विरुद्ध ये सरकार काम कर रही है। और सोने की चम्मच में पैदा हुए राहुल गांधी, कांग्रेस की युवराज राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ये किसान विरोधी सरकार है। आज आप जिस सड़क से आए होंगे आपने देखा होगा कि चमाचम यहाँ से जो हाईवे बना हुआ, अगर भूमि अधिग्रहण बिल हम नहीं लाए होते तो आज ये व्यवस्था नहीं हुई होती। लेकिन सर, जीएसटी का विरोध तो आप लोगों ने किया था और जीएसटी को लेकर आने का काम भी तो आप ही लोगों ने किया है। या जीएसटी का मसला हो या फिर आपको कई समय पहले भी जो नोटबंदी को लेकर बहुत सारी बातें हुई थी, जीएसटी का मामला जो भी था, उसमें तो आप लोगों ने भी विरोध करके आप लोग सत्ता में जब आए तो ये सारा काम तो आप लोग लागू किया। देखिए, बताना चाहता हूँ, उस समय हमने जीएसटी का विरोध नहीं किया था। वो जो संशोधन बना के जो कानून बनाना चाहते उस पर हमने चर्चा करने किया था, उस समय हम विपक्ष में थे और देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। हम लोगों ने मांगा विपक्ष के साथ बैठकर इस पर चर्चा हो और आगे की कार्रवाई हो। मैं बताना चाहता हूँ
कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने तो जीएसटी और नोटबंदी के बाद लोगों ने कहा कि 2019 में नहीं आए। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो देवता समान है, देवतुल्य है और देश को, राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहता है। पहली बार कोई नेता या कोई कार्यकर्ता या कोई दल नोट बांट कर सरकार बनाता था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी करके फिर 2019 में सरकार में आ गए। ये है समृद्ध शक्तिशाली राष्ट्रवाद की परिभाषा कि नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। सिवान में एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है, तो ये पहले भी चीज़ों को नहीं देखा जाता था। मान लीजिए जहाँ से सिटिंग एमएलए होते थे तो क्या सही लगाया जाता था कि अगर सीट उन्हीं को मिलेगा, उन्हीं के खाते में जाएगी। सिवान की किसी भी सीट की अगर बात करें तो लगभग सारे जगह से उम्मीदवार हैं ऑलरेडी, लेकिन और भी कार्यकर्ता पार्टी के लिए लगे, चाहे जदयू हो, बीजेपी हो, राजद हो, चाहे कोई भी, इसमें सारे लोग लगे। इसको लेकर किस तरह से आपकी पार्टी के जो कार्यकर्ता वो भी लोग तैयारी में लगे हुए हैं, क्या करें? देखिए, एक तो मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, यही मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है और मेरा नेतृत्व, इस दल का नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उससे बड़े सौभाग्य की बात। और एक चाय बेचने वाला का बेटा, एक पिछड़ा समाज में पैदा हुआ एक लड़का देश का प्रधानमंत्री बन गया, ये भाजपा का ही देन है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना एक बहुत सौभाग्य की बात है। मुझे अगर दल टिकट देगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं तो कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के विस्तार को, संगठन के हर घर बूथ, हर घर घर जाकर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के कार्य में जो किया गया है देश में, उसको बताने का काम करूंगा। आप जिला उपाध्यक्ष है सिवान के, ऐसे में दरौंदा निर्दलीय विधायक हैं व्यास सिंह, ठीक है, उनको बीजेपी में टिकट देने की बात चल रही है। तो बीजेपी हालांकि कंफर्म इस पर बता रही है, चाहे वो जिला जज भी हो या उत्तर प्रदेश से भी लोग, आप भी बता रहे हैं। इसमें क्या लगता है कि कहीं किस चीज़ को कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है? जैसे रघुनाथ इस चीज़ को लेकर आ रही है, क्यास लगाया जा रहा है कि जो भी वहाँ से सीट से चुनाव लड़ सकती है। देखिए, क्यास हम लोग को लगाने से कुछ होगा नहीं, ये तो प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। सीट शेयरिंग कहाँ से होगा, कौन चुनाव, कौन सीट से हम लोग लड़ेंगे, कहाँ से भाजपा लड़ेगी, कहाँ से जेडीयू लड़ेगी, कि हम लोग गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी गठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन की सरकार बिहार में। तो ये तो सीट शेयरिंग का विषय का, जो कौन कहाँ से लड़ेगा ये तो प्रदेश नेतृत्व तय करेगा। तो आप लोग की बात हुई है क्या कि कहीं से सीट का जो बंटवारा, कितने कितने सीटों पे चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, इसके पहले हमने 5 और 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 3 बढ़हरिया, दरौंदा और 1 महाराजगंज, वो लड़े थे और 5 हम लड़े थे। और इस पर बात करेंगे हमारे नेता संजय जायसवाल जी, सुशील मोदी जी, मंगल पांडे जी, ये सब बैठेंगे तो इस पर बात होगी। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? ये बताइए कि हम लोग को सिवान विधानसभा से हम लोग आते हैं, इसमें क्या लग रहा है कि आपकी अगर उम्मीदवारी जैसे जताई जा रही है कि जीरा भी सीटिंग एमएलए है जदयू के, ठीक है, व्यास सिंह को दरौंदा से लड़ाया जा रहा है चुनाव, ठीक है। अब इसमें क्या लग रहा है कि अगर हम जातिगत आंकड़ा से आते हैं तो ब्राह्मण समाज के होने के नाते आपकी उम्मीदवारी सिवान में प्रबल मानी जाए, इसको कहाँ तक आप सही मानते हैं कि हाँ ये उम्मीदवारी जो है वो जायज़ है लोगों का? क्योंकि सीटिंग एमएलए जो जीरा जी से हैं, रमेश कुशवाहा जी, वो कुछ कुशवाहा समाज से आते हैं और जगदेव प्रसाद कुशवाहा समाज, तो ऑलरेडी वहाँ पे आशा पार्टी थी तो ब्राह्मण समाज से थी, तो उनको सीट तो वहाँ पे जदयू करते हैं तो जदयू नहीं लड़ेगी। तो इसमें कहाँ तक आप देख रहे हैं सीट को? देखिए, अगर पार्टी मुझे सिवान से लड़ाती है और मुझे लगता है युवाओं को मौका देना चाहिए। आज कहा जाता है कि पूरे देश में 65% युवा हैं जो आज देश में है, भारत में है, और जिधर युवा चलते हैं उधर देश चलता है। युवाओं को मौका देना चाहिए और मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के विस्तार के लिए कार्य किया और ये मेरी तीसरी पीढ़ी है जनसंघ से लेकर भाजपा और भाजपा से लेकर अभी तक कार्य करना, पार्टी के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करना और पार्टी ने जो भी जिम्मेवारी मुझे दी है उसे बखूबी पालन करने का प्रयास करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और पार्टी अगर मुझे टिकट देती है, जैसा आप बोल रहे हैं कि जीरा देंगे, इस पर विचार तो पार्टी को करना है, प्रदेश नेतृत्व को तो करना है। और मैंने अपनी बातें जो अपने प्रदेश नेतृत्व में सबको जाकर अपनी बात बताई है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ और पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी तो मैं आगे आके काम करूँगा, युवाओं के लिए काम करूँगा, विधानसभा के लिए काम करूँगा और शिक्षा स्वास्थ्य पर जो जितना प्रयास हो सफल प्रयास करने की प्रयास करूँगा।
आपके हिसाब से कौन सा सिवान विधानसभा में ऐसा काम है जो वाकई में युवाओं के लिए होना चाहिए, जो कि अभी तक के युवा जो भी मान लीजिए पहले की सरकार ने के लिए भी बनाए थे वो आज धराशायी में आगे बहुत दयनीय स्थिति में है। तो आपके द्वारा क्या कुछ कराया जाएगा और आप यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो वो जीतते हैं? देखिए, विकास की जो जहाँ तक बात है तो सीमा में विकास हुआ है, कार्य हुआ है, लेकिन मेरा मानना है कि जनप्रतिनिधि में अब जो और हो जाता है तो उसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। जनप्रतिनिधि होने का मतलब है कि जहाँ दबा कुचला, गरीब, मजलूम, सताए, पीड़ित, अपेक्षित, वंचित ऐसे लोग अगर किसी को कहीं बुलाते हो उसके लिए जनप्रतिनिधि को तुरंत आगे आगे कार्य करना होगा। आप देखते होंगे प्रशासन का खौफ लोगों में डर बना रहता है। थाना पुलिस आ गया तो क्या हो जाएगा, निर्दोष आदमी पहुंच जाएगा। लेकिन जनप्रतिनिधि कहने का मतलब है कि अगर थाना को फोन करे तो थाना प्रभारी की ये कहे कि वो निर्दोष है, आप उस पर कार्रवाई करने से बचिए। जनप्रतिनिधि को कुछ नहीं करना है, लोगों को बीच में जाकर उनके सेवाओं के लिए आगे तत्पर होकर कार्य करना है। और रही बात विकास की, तो विकास सीवान में हुआ है। राजेंद्र स्टेडियम या मैं अन्य विषयों को नहीं जाना चाहूँगा। शिक्षा स्वास्थ्य में सीवान में अच्छा विकास हुआ है, लेकिन जनप्रतिनिधि को ज़्यादा थोड़ा एक्टिव होकर काम करना चाहिए, लोगों के लिए लड़ना चाहिए, लोगों के लिए झगड़ना चाहिए। आम जनमानस से जनप्रतिनिधि बनाती है। पार्टी तो टिकट देती है, पार्टी तो सिंबल देती है, लेकिन जो विधायक का जो ताज पहनाता है वो आम जनता होता है। तो उसके खैर मकदम के लिए कार्य करना चाहिए।